हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में विद्युत रासायनिक सेल के बारे में आपको बताया गया था। आज हम डेनियल सेल के बारे में चर्चा करेंगे। एक गैल्वेनिक सेल की संरचना कैसे होती है, आप उसमें शाल्टब्रिज का क्या महत्व है, उसमें कैसे हम सेल विभव, मानक सेल विभव की गणना करते हैं, उसके बारे में इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक डेनियल सेल की संरचना या एक गैल्वेनिक सेल की संरचना। गैल्वेनिक सेल की संरचना कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि किसको विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोला जाता है। ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। मेरे प्यारे बच्चों, दो प्रकार का वो बताया गया था। एक जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करे, विद्युत अपघटनी सेल, और एक गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता हो। फिर तो एक गैल्वेनिक सेल की संरचना या डेनियल सेल की संरचना हम पढ़ेंगे, वहां पर भी हम बताए थे तो कैसे बनेगा, कैसे गैल्वेनिक सेल का निर्माण होगा, कैसे उसके सेल विभव की गणना करेंगे, उसमें जो साल्ट ब्रिज लगा होगा, क्यों लगाया जाता है साल्ट ब्रिज। देखिए, गैल्वेनिक सेल में इसका निर्माण 1796 में एक वोल्टा नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने किया था। इन्हीं के नाम पर इसको वोल्टाइक सेल भी बोला जाता है। इसमें गैल्वेनिक सेल में ऐसे एक पात्र होगा, इसमें दो इलेक्ट्रोड को डुबा देंगे। दो इलेक्ट्रोड को इसमें डुबाया गया रहेगा। इनको एक पोरस डायाफ्राम से, सच्छिद्र प्लेट से दोनों विलयनों को एक दूसरे से अलग करेंगे। इसमें यहां वोल्टमीटर लगा हुआ है, इसमें विच्छेद हो। मान लो ये Zn का इलेक्ट्रोड है और ये कॉपर का इलेक्ट्रोड। एक तो ऐसे बनाया जा सकता है, या ये सच्छिद्र डायाफ्राम रहेगा, इसमें जिंक सल्फेट इधर भर देंगे, इसमें CuSO4 भर दिया जाएगा, और पोरस प्लेट से, पोरस प्लेट से इसको अलग कर दिया जाए। या दो इलेक्ट्रोड अलग अलग पात्र में डुबाया गया रहेगा, जिंक धातु की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में ZnSO4, और कॉपर धातु की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबा देंगे। और इन दोनों को, चूंकि एक दूसरे से ये रिलेट नहीं कर रहा है, इन दोनों को साल्ट ब्रिज के द्वारा, साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज लवण सेतु के द्वारा एक दूसरे से जोड़ देंगे। लवण सेतु में KNO3, K2SO4, अगर जिलेटिन जैसे उदासीन विलयन भर देंगे। क्या करता है साल्ट ब्रिज? साल्ट ब्रिज क्या करेगा कि इन दोनों विलयनों को Zn और Cu से जो भी इलेक्ट्रॉन के कारण से इसमें आवेश आया रहेगा इसके विलयन में, तो उसको ये अवशोषित कर लेगा, उसको उदासीन बनाए रखेगा। इन दोनों विलयनों को उदासीन बनाए रखता है
और क्या करेगा, इसमें आवेश के संचरण को बनाए रख इस परिपथ को पूर्ण करेगा, विद्युत धारा संचरित करने में सहायता करेगा। ये जिंक इलेक्ट्रोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड है, ऐसे डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल में दो इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में या दोनों को अलग अलग पात्र में डुबाया गया रहता है और इन दोनों विलयनों का आपस में एक दूसरे से संबंध रहेगा। अगर एक ही पात्र में रहेगा तो पोरस प्लेट सच्छिद्र डायफ्राम के द्वारा, और यदि अलग अलग पात्र में है तो इनको साल्ट ब्रिज के द्वारा एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है। आ रही बात समझ में ना? इसमें इस सेल में गैल्वेनिक सेल ऐसा निकाय है जिससे हम क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। रासायनिक ऊर्जा को हम वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसी को बोला जाता है गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल, वोल्टेज शुष्क सेल। आ रही बात समझ में? अब देखिए, इसमें एक इलेक्ट्रोड पे ये दो अर्धसेल के द्वारा मिलकर के बना हुआ है। एक में ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही होगी, एक में अपचयन की क्रिया हो रही होगी। तो इसमें मिटा दे रहे हैं इधर का, वोल्टाइक सेल भी इसको बोला जाता है, मिटाते हैं। इसमें एक अर्धसेल में ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, एक अर्धसेल में पीछे हम बताए थे हाफ सेल, जब किसी धातु की क्षण को उसी के लवणीय विलयन में डुबाते हैं। तो यहाँ पे जिंक धातु की क्षण को जिंक सल्फेट के विलयन में, कॉपर धातु की क्षण को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाए हैं। तो एक अर्धसेल जिंक का हुआ, एक अर्धसेल कॉपर का हुआ। अरे बात समझ में ना? तो इसमें जिंक अर्धसेल में जो अभिक्रिया होगी उसको जिंक अर्धसेल अभिक्रिया, और इस अर्धसेल में जो क्रिया होगी उसको कॉपर अर्धसेल अभिक्रिया बोला जाएगा। इसमें देखिए एक बात याद रखिएगा, जिस पर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण की क्रिया एनोड पर होती है और एनोड जो होता है वो ऋणावेशित होता है। रिडक्शन की क्रिया कैथोड पर होती है और कैथोड का इलेक्ट्रोड जो होता है वो धनावेशित होता है। इस अर्धसेल में Zn2 पॉजिटिव में परिवर्तित होगा और Cu2 पॉजिटिव Cu में परिवर्तित होगा। तो ये जिंक अर्धसेल अभिक्रिया है, ये कॉपर अर्धसेल अभिक्रिया है। इसमें आप क्या करोगे, सेल अभिक्रिया बनाना रहेगा तो एक रिडॉक्स रिएक्शन, दो हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को जब दोनों को संतुलित करते हुए जोड़ेंगे तो सेल रिएक्शन निकल करके आएगा, वो भी आपको दिखाएंगे। इसमें इसका अपचयन विभव Zne Zn2 पॉजिटिव कन्वर्ट्स इनटू Zn बराबर -0.76 और इसका ई स्टैंडर्ड Cu2 पॉजिटिव कन्वर्ट्स इनटू Cu प्लस 0.34 इतना होता है। जिस पर ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रही है, ये अपचयन विभव लिखा जाता है, ऑक्सीकरण हो चाहे अपचयन हो। यहां पर ऑक्सीकरण की क्रिया क्या, जिस पर ऑक्सीडेशन होगा उसको एनोड बोला जाएगा। तो ये जिंक जो प्लेट है वो एनोड है और अपचयन जिस पर हो रहा होगा, दिखाया गया, अपचयन जिस पर हो रहा होगा वो कैथोड प्लेट है। एनोड जो होता है वो ऋणावेशित होता है, कैथोड जो होता है वो धनावेशित होता है। गैल्वेनिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल में जस्ट अपोजिट, एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। तो आपसे अगर विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल, वोल्टेज सेल, डेनियल सेल में अंतर पूछा जाता है तो एक महत्वपूर्ण अंतर कि वहां विद्युत अपघटनी सेल में एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव होगा, यहां एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव होगा, याद रखिए। तो इसमें ये अर्धसेल अभिक्रिया है, ये अर्धसेल अभिक्रिया है। हमको सेल अभिक्रिया, इस चीज को याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑक्सीकरण की क्रिया एनोड पर, एनोड का इलेक्ट्रोड ऋणावेशित, रिडक्शन की क्रिया कैथोड पर, कैथोड का इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो। आ रही बात समझ में ना? जहां भी ऑक्सीकरण हो रहा होगा जान जाइए कि एनोड है, जहां भी अपचयन हो रहा होगा जान जाइए कैथोड है। इसमें हम क्या करेंगे, अगर हमको ऐसे समीकरण दे दे
और कहेगा कि आप उसको इसका गैल्वेनिक शेल बनाइए। तो गैल्वेनिक शेल अगर हमको बनाना है, देखिए यहां पर ऐसे बनाते हैं, Zn कन्वर्ट्स इनटू Zn टू पॉजिटिव, ऐसे दो लाइन खींच रहे हैं, साल्ट ब्रिज है, Cu टू पॉजिटिव कन्वर्ट्स इनटू C। ये एक डेनियल शेल को, गैल्वेनिक शेल को प्रदर्शित कर रहा है। इसमें आक्षिकोण की क्रिया हो रही है, ये एनोड है, एनोड प्लेट है, ये कैथोड प्लेट। हमेशा ऑक्सीकरण वाले को पहले, अपचयन वाले को बाद में लिखते हैं। हमेशा एनोड को पहले और कैथोड को बाद में। यहां देखिए एनोड वाला अर्ध सेल पहले और कैथोड वाले को बाद में रखा गया है। इसमें शार्ट ब्रिज का महत्व भी पूछा जाता है। तो शार्ट ब्रिज का महत्व क्या है? विलयन को उदासीन बनाए रखेगा और परिपथ को, इलेक्ट्रॉन को आसानी से संचरित करके परिपथ को पूर्ण करेगा। तो इसमें बाईं तरफ रहेगा एनोड और दाहिने तरफ रहेगा कैथोड। आ रही बात समझ में ना? इसमें हमसे कह देंगे सेल अभिक्रिया लिखी। सेल अभिक्रिया अगर लिखना रहेगा तो आप क्या करोगे? ऑक्सीकरण और अभिक्रिया लिख लो, Zn कन्वर्ट्स इनटू Zn टू पॉजिटिव। पिछले दिन हम बताए थे कैसे संतुलित होगा। एक भी आवेश नहीं, संतुलन के लिए हमेशा इलेक्ट्रॉन यूज किया जाता है। एक Zn इधर भी, दो हमेशा इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे जिधर आवश्यकता होगी। इधर एक भी आवेश नहीं, इधर दो धनावेश है, कैसे बराबर होगा? दो इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दें, प्रथम अर्ध अभिक्रिया संतुलित हो गई। फिर Cu टू पॉजिटिव कन्वर्ट्स इनटू Cu। एक Cu इधर, एक Cu इधर, दो धनावेश है, कोई आवेश नहीं, कैसे बराबर होगा? दो इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दो, दो इलेक्ट्रॉन दो धनावेश को उदासीन कर दिया है, इधर भी कोई आवेश नहीं, इधर भी कोई आवेश नहीं, दोनों अर्ध अभिक्रिया को जोड़ दो। तो Zn, दो इलेक्ट्रॉन को सबसे बाएं पक्ष में रख रहे हैं, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव कन्वर्ट्स इनटू Zn टू पॉजिटिव प्लस Cu प्लस दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल। इसमें अगर यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होता, तो इस समीकरण में 3 से गुणा, इस समीकरण में जैसे x प्लस वाई बराबर 3, 2x प्लस 3y बराबर 5, x y की वैल्यू निकालना है, आप x y को बराबर करके अलग अलग निकालते हो ना, वैसे ही अगर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होता, तो समीकरण 2 में 3 से गुणा और समीकरण 1 में 2 से गुणा करके उसके बाद जोड़ा जाता, तब सेल अभिक्रिया, यही सेल अभिक्रिया है। इस प्रकार से जोड़िएगा कि आवेश उसका कैंसिल हो जाए। आ रही बात समझ में? एक उदाहरण और दें, उसको मिटाते हैं, इसको मिटा रहे हैं, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम रखे हैं, इसको मिटा रहे हैं। आप बनाओगे फिगर, डेनियल सेल की संरचना कभी कभी पूछा जाता है। देखिए अपचयन विभव दिया हुआ है, जिंक का और कॉपर का अपचयन विभव दिया है, क्या यूज आएगा हम आपको बताएंगे। देखिए एक अगर रहे कि Ni कन्वर्ट्स इनटू Ni2 पॉजिटिव, साल्ट ब्रिज हो गया, Ag1 पॉजिटिव कन्वर्ट्स इनटू Ag। इसमें कहेगा कि आप सेल अभिक्रिया इसका लिखिए, कैसे लिखेंगे? देखिए पूछेगा कौन एनोड है कौन कैथोड है। इस पर ऑक्सीकरण हो रहा है, ये एनोड है, इस यहाँ अपचयन हो रहा है, कैथोड है। कैसे ऑक्सीकरण हो रहा है? तो Ni की ऑक्सीकरण संख्या कोई चार्ज नहीं है, यानी कि 0 है, तो 0 से +2 हो रहा है। ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना ऑक्सीकरण बोला जाता है। या Ag का +1 से 0 हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या घट रहा है, तो अपचयन हो रहा है। कोई चार्ज नहीं यानी कि 0। देखिए सेल अभिक्रिया अगर लिखना है तो हम पहले अर्ध सेल अभिक्रिया को लिख लें, Ni कन्वर्ट्स इनटू Ni2। एक Ni, कोई आवेश नहीं, दो धनावेश, कैसे संतुलित होगा? दो इलेक्ट्रॉन यहां जोड़ दो, प्रथम अर्ध अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया संतुलित हो गया। Ag1 पॉजिटिव कन्वर्ट्स इनटू Ag, दो से गुणा कर दो, दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, दो से गुणा कर देंगे तो ऐसा नहीं कि बस इसी में, सब में गुणा किया जाएगा, उसके बाद जोड़ दो, दो इलेक्ट्रॉन प्लस Ni प्लस Ag1 पॉजिटिव कन्वर्ट्स इनटू Ni2 पॉजिटिव प्लस Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल। सेल अभिक्रिया यही है। ये अर्धसेल अभिक्रिया जिसमें केवल ऑक्सीकरण हो रहा हो, केवल अपचयन हो रहा हो, तो अर्धसेल अभिक्रिया, और दोनों को जब जोड़ देंगे तो रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स किसको बोलते हैं?
रिडॉक्स यानी कि जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ हो रहा हो, उसी को बोला जाता है रिडॉक्स अभिक्रिया। तो रिडॉक्स अभिक्रिया एक लिखा जाए। आ रही बात समझ में? अब देखिए इसमें, इसको मिटा दें। आपसे सेल विभव पूछ दे, इसको मिटा दें। आपसे सेल, मानक सेल विभव पूछेगा, मानक सेल विभव। मानक सेल विभव मानक सेल विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकलेगा? ईएमएफ ऑफ सेल निकालने के लिए आप ई स्टैंडर्ड बराबर ई स्टैंडर्ड कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड एनोड, या ई स्टैंडर्ड सेल होगा, या ईएमएफ भी लिख सकते हैं। ई स्टैंडर्ड सेल बराबर ई स्टैंडर्ड आर माइनस ई स्टैंडर्ड एल। आर फॉर राइट साइड, एल फॉर लेफ्ट साइड, यानी कि जो राइट साइड में आपका अर्ध सेल है उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में से जो लेफ्ट साइड में है उसको आप घटाओ। अरे बात समझ में? देखिए एक हम इसका लिखते हैं, Zn converts into Zn2 positive, Cu2 positive converts into C। इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहां दिया हुआ है, देखिए यहां दिया रहेगा E स्टैंडर्ड Zn2 पॉजिटिव कन्वर्ट्स इनटू Zn बराबर -0.76 और P स्टैंडर्ड Cu2 पॉजिटिव कन्वर्ट्स इनटू C। ये अपचयन विभव ही होता है, ऑक्सीकरण हो रहा तब भी, अपचयन हो रहा हो तब भी, प्लस 0.34 वोल्ट। इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। मानक सेल विभव ईएमएफ की गणना करनी है। कैसे गणना होगा? देखो ये एनोड है, ये कैथोड, एनोड कैथोड है। आप देखो ये स्टैंडर्ड सेल बराबर ई स्टैंडर्ड आर माइनस ई स्टैंडर्ड एल। राइट साइड में कौन है? ये अर्ध सेल, ऑक्सीकरण अर्ध सेल है, ये अपचयन अर्ध सेल है, बीच में साल्ट ब्रिज है, ये साल्ट ब्रिज। इसमें राइट साइड में कॉपर का अर्ध सेल है, लेफ्ट साइड में जिंक का अर्ध सेल है। तो राइट साइड में Cu वाला है, इसको रख दो आप बराबर कितना, प्लस 0.34 माइनस 0.76 बराबर प्लस 1.10। पूछिएगा कौन एनोड है कौन कैथोड है, तो ये यहां पे आप देखिएगा ऑक्सीकरण की क्रिया एनोड पर होगी, अपचयन की क्रिया कैथोड पर हो रही होगी। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका दिया रहेगा, आप ई स्टैंडर्ड सेल या ईएमएफ आप निकालो। आगे बात समझ में? तो मानक सेल विभव अर्ध सेल के विभवों के अंतर के बराबर होता है ई स्टैंडर्ड कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड एनोड से निकाला जाता है, या ई स्टैंडर्ड आर, आर मतलब जो इसमें राइट साइड में हो। जो कैथोड होगा वो हमेशा राइट साइड में होगा, एनोड हमेशा लेफ्ट साइड में होगा। ऑक्सीकरण की क्रिया पहले लिखेंगे, अपचयन की क्रिया बाद में लिखेंगे। तो ई कैथोड, ई स्टैंडर्ड कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड एनोड, या ई स्टैंडर्ड आर माइनस ई स्टैंडर्ड एल। आर मींस राइट साइड, एल मींस लेफ्ट साइड वाला सेल। सारी बात समझ में ना? एक प्रश्न आपसे पूछ दे, एक प्रश्न पूछ दे, मिटा देते हैं इसको, दे देगा कि निम्न सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए, कौन एनोड है कौन कैथोड है ये बताइए, और सेल अभिक्रिया लिखिए। देखिए Ni कन्वर्ट्स इनटू Ni2,
salt bridge, Ag1 positive converts into Ag। कह रहा है कि एनोड और कैथोड की पहचान करना है। आपसे कह दें सेल अभिक्रिया क्या होगा ये बताना है। आपसे कह दें ईएमएफ की गणना करना है। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की गणना करना है। तो इसमें देखो आक्षिकरण हो रहा है, ये अपचयन हो रहा है। तो इसमें हम क्या करें, और दिया हुआ है, ये दिया रहेगा ई स्टैंडर्ड Ni2 पॉजिटिव कन्वर्ट्स इनटू Ni और ई स्टैंडर्ड Ag1 पॉजिटिव कन्वर्ट्स इनटू। ये दिया रहेगा। इसमें मान लो कि ये माइनस 0.80 वोल्ट और ये प्लस 0.25 वोल्ट एच दिया हुआ। पूछ रहा है कौन एनोड कौन कैथोड। ऑक्सीकरण की क्रिया एनोड का Ni2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, Ag1 पॉजिटिव Ag में चेंज हो रहा है। तो ये वाला एनोड है और ये अर्ध सेल कैथोड है। सेल अभिक्रिया लिखनी है सेल, यही से हो गया एनोड कैथोड। ऑक्सीकरण की क्रिया एनोड पर, अपचयन की क्रिया कैथोड पर। सेल अभिक्रिया लिखना है Ni कन्वर्ट्स इनटू Ni2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहां Ag1 पॉजिटिव कन्वर्ट्स इनटू Ag। एक बड़ा इंपॉर्टेंट आएगा कि सेल अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, ये भी आएगा, आप देखोगे इसी में। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन यहां जोड़ दो, दोनों अर्ध सेल अभिक्रिया को जोड़ दो। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। पूरे समीकरण में 2 से गुणा कर दो। 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Ni प्लस Ag1 पॉजिटिव कन्वर्ट्स इनटू Ni2 पॉजिटिव प्लस Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यही सेल अभिक्रिया है। और सेल अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या जब बात किया जाएगा तो जितना इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा, दोनों अर्ध अभिक्रिया को संतुलित करते हुए जब दोनों को जोड़ेंगे और जितना इलेक्ट्रॉन उसमें रहेगा दोनों तरफ से कैंसिल होगा, सेल अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी ही होगी। यहां पर अगर सेल अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा जाता 2 हो। आई बात समझ में। फिर ईएमएफ निकालना है C, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। E स्टैंडर्ड R माइनस E स्टैंडर्ड L। E स्टैंडर्ड R Ag वाला है, प्लस 0.25 माइनस 0.80 बराबर प्लस 1.05 वोल्ट। आ रही बात समझ में। ई स्टैंडर्ड का बहुत महत्व है, आगे चल करके आप देखोगे आएगा नर्स इक्वेशन, उसमें यूज आएगा एन की वैल्यू का और ई स्टैंडर्ड की वैल्यू का, बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम डेनियल सेल की संरचना के बारे में पढ़े। डेनियल सेल किसको बोला जाता है? जिसमें 2 अर्ध सेल साल्ट ब्रिज के द्वारा या पोरस डायफ्राम के द्वारा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहेंगे, और जो साल्ट ब्रिज होगा उसमें KNO3, K2SO4, अगर जिलेटिन, अगर एक प्रकार का शैवाल है, उसको उस उल्टे यू आकार की नली में भर दिया जाता है, जो आवेश के प्रवाह को बनाए रखता है और विलयन को उदासीन बनाए रखता है, अर्धसेल विलयन को। फिर इसमें हम कैसे ई स्टैंडर्ड सेल की गणना या ईएमएफ की गणना करेंगे, ER माइनस EL या ई कैथोड माइनस ई एनोड से। बहुत महत्वपूर्ण ऐसा सवाल अक्सर 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। कोई समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करोगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप घर से बाहर कम से कम निकलिए। आपको जो वीडियो भेजा जा रहा है उसका आप गहन अध्ययन करो। कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। और मेरे प्यारे बच्चों, आप सुरक्षित रहें। जो बाहर से लोग आ रहे हैं और अपने देश के लोग हैं,
आप प्रयास करिए, किसी को अगर 2 रोटी दे सकते हो तो इससे महत्वपूर्ण कार्य कुछ नहीं हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने घर परिवार के लोगों का ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो। धन्यवाद।